So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. We are starting with this new chapter, that is lesson 19, key managerial personnel and their remuneration. जब हम लोग की मैनेजरियल पर्सनल कहते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि टॉप लेवल पे बैठे हुए कुछ लोग। कौन से लेवल पे? टॉप लेवल पे। टॉप लेवल पे बैठे हुए कुछ लोग, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, इनको क्या कहा जाता है? की मैनेजरियल पर्सनल। की मैनेजरियल पर्सनल, जैसे कंपनी का सीईओ। अच्छा, तुमको कम से कम इतना तो पता है ना कि कंपनी में जो सीईओ होता है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है कंपनी को चलाने में, है ना। जैसे कि गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, ठीक है। फिर वो अल्फाबेट का हो गया, अंडरस्टूड। जैसे चैट जीपीटी का कौन है? सैम ऑल्टमैन, है ना। फिर ग्रॉक का कौन है? इलॉन मस्क, अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से तुमको पता लग रहा है कि सीईओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा होता है कंपनी में। उसी को कहा जाता है केएमपी। और सिर्फ सीईओ नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग केएमपी का दर्जा देते हैं। उंगली में अगर तुम काउंट करना चाहो तो 5 जन, ठीक है, देखेंगे हम लोग। पहला है कंपनी का सीईओ, पहला है कंपनी का सीईओ, दूसरा है कंपनी का सीएस। याद रखियो दोस्तों, जितने भी प्रोफेशंस है, किसी को देखो, पकड़ लो। जैसे हमारे यहाँ पे सीएस है, सीए है, सीएमए है। तो आज कुछ सीएस के बारे में बहुत अच्छा मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोग को मोटिवेशन मिलेगा। देखो, बीइंग ए सीएस और बीइंग ए सीए या फिर बीइंग ए सीएमए इज इटसेल्फ अ पोजीशन इन द कंपनी, ठीक है ना। इट्स इटसेल्फ अ पोजीशन इन द कंपनी। बट इस पोजीशन से भी ऊपर एक पोजीशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं केएमपी, की मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है। की मैनेजरियल पर्सनल मतलब वो इंसान जो एक कंपनी को मैनेज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देख लो कितना इज्जत मिल रहा है। तो ये इज्जत दिया गया है सीएस को। तो कौन है? सीईओ है कंपनी का, फिर सीएस है, फिर होल टाइम डायरेक्टर है एंड सीएफओ। 4 जन हो गया। पांचवा यहां पर है सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय द बोर्ड। मतलब बोर्ड ने डेजिग्नेट किया कि इसको भी तुम केएमपी बनाओ, इसको भी तुम केएमपी का दर्जा दो। तो केएमपी के दर्जा मिलने से क्या होता है सर? तुमको पावर ज्यादा मिलता है, तुमको ऑथोरिटी ज्यादा मिलता है। समझ में आ रहा है? ऑथोरिटी, पावर, अंडरस्टूड। काम करने का तुमको जो है पावर ज्यादा मिलता है केएमपी में। उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, उतना ज्यादा लाइबिलिटी भी बढ़ता है, अंडरस्टूड। तो और लास्ट में जो 6 है वो है सच अदर ऑफिसर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर फ्यूचर में किसी और बंदे को अगर केएमपी के अंदर डेफिनेशन के अंदर आप लोग लेना चाहो, आप लोग कौन? लॉ मेकर्स, ठीक है, जो लॉ बनाते हैं, वो लोग अगर चाहे कि चलो किसी दूसरे इंसान को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे तो वो बात का बात है। लेकिन 5 इंपॉर्टेंट वो है जो आज रिकॉग्नाइज्ड हुआ है। पांचवा, पांचों के 5 बता दो फटाफट। एक है सीईओ कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दूसरा है कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद है होल टाइम डायरेक्टर, फिर आता है सीएफओ जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, एंड सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर, नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर। अब एक चीज सुनो, तुमको यहाँ पे गर्व क्यों फील करना है तुमको मैं बताता हूँ। बीइंग अ सीए या फिर बीइंग ए सीएमए इज नॉट इनफ टू बी अ केएमपी। देखो, एक सीए या फिर एक सीए में तुम सीए कंप्लीट करके, सीए में कंप्लीट करके तुम सीईओ बन सकते हो, कंपनी का सीईओ भी बन सकते हो, तुम होल टाइम डायरेक्टर भी बन सकते हो, सीएफओ भी बन सकते हो। तो ऐसा तो कोई भी बन सकता है। सीईओ तो कोई भी बन सकता है, किसी भी बैकग्राउंड से बंदा जो है बन सकता है सीईओ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू हैव टू बी एन इंजीनियर, है ना। कोई भी बैकग्राउंड से, लेकिन नॉलेजेबल पर्सन होना होगा जो कंपनी को चला के आगे चलाएगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो। एनी बडी कैन बी अ सीईओ, एनी बडी कैन बी अ सीईओ। जैसे मेरे कंपनी का सीईओ हम है, तो होल टाइम कल तुम एक कंपनी खोलो, उसका सीईओ तुम बन जाओ, है ना। लेकिन जैसे जैसे तुम
तुम्हारा नॉलेज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे तुमको पता लगता है कि देखो सीईओ हम लोग उस इंसान को बनाते हैं जिसके पास नॉलेज होता है। तो तुम बैकफुट पे खेलते हो, तुम एज अ इन्वेस्टर रहते हो उस कंपनी में, लेकिन सीईओ किसी उस इंसान को बनाते हो जो एलिजिबल है, जो बंदा काम करके दे सकता है, जो बंदा कंपनी को आगे बढ़ा सकता है। अंडरस्टूड? तो होल टाइम डायरेक्टर बन गया। सीएफओ जो है, सीएफओ भी कोई भी बन सकता है, होल टाइम डायरेक्टर कोई भी बन सकता है, सीईओ भी कोई भी बन सकता है। अब फिनेंशियल ऑफिसर मतलब उसको फिनेंशियल नॉलेज होना होगा। अंडरस्टूड? बैलेंस शीट वगैरह पढ़ना उसको आना चाहिए, वो पढ़ के समझना चाहिए। अंडरस्टूड? फिनेंशियली नॉलेजेबल होना चाहिए वो इंसान। ठीक है? इसमें तुम सीए भी आ सकता है, सीए में भी आ सकता है। अंडरस्टूड? लेकिन एक वो प्रोफेशन जो सिर्फ सीए, डायरेक्ट सीए को ही घोषित कर दिया भैया तुम हो, सॉरी सीएस को ही घोषित कर दिया भैया तुम हो एक केएमपी की मैनेजरल पर्सनल। तो आफ्टर बिकमिंग अ सीएस you don't have to work for becoming a CEO, you don't have to work for becoming a WTD, whole time director, you don't have to work for becoming a CFO, because being a CS is enough to be the key managerial personnel in the company। इज्जत देख रहे हो आसमान फाड़ के। ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे मतलब डायलेमा में है ना कि सर सीएस का इज्जत कम है, तो सीएस का इज्जत इसलिए कम है क्योंकि सीएस को इज्जत जो हो रहा है उसके बारे में बात करने वाले लोग कम हैं। आज के डेट पे पता है सीएस कितने हैं मार्केट में? 65,000 से लेकर 70,000 मैक्स, 70,000 पहुंचा भी नहीं होगा आज के डेट पे। ये है सीएस का गुणगान गाने वाले लोग जो सीएस करके सीएस कर रहे हैं। सीए कम से कम 4 लाख है मिनिमम। 4 लाख जन जब बोलेगा कि सीए बेटर है, सीए बेटर है, सीए बेटर है, सीए बेटर है, और यहाँ पे 65 से 70 लोग जो है, इनमें से तो भैया 10,000 का तो मोरली डाउन होगा सुन सुन के कि सीए बेटर है, सीए बेटर है। बाकी जो 50-60 हज़ार लोग जो मतलब है ना गुणगान करते हैं, उनका आवाज़ तो पहुँचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचेगा? क्योंकि यार यहाँ पे 4 लाख है। तो सिंपल चीज़ है, ये जो राइवलरी है ना, ये जब तक तुम स्टूडेंट हो तब तक ही है। अंडरस्टूड? जब तक तुम स्टूडेंट हो या फिर तुम जैसे कि तुम तो मतलब इंस्टीट्यूट में काम करते हो, ठीक है, सीए के इंस्टीट्यूट में तुम काम करते हो, टॉप वाले पोजीशन होल्ड कर रहे हो, तो वहाँ पे तुमको फाइट करना पड़ता है अपना काम बचाने के लिए। पकड़ लो जैसे सीएस का नाम जो है वो अकाउंटेंट के डेफिनेशन में मेंशन नहीं है, अकाउंट के डेफिनेशन पे मेंशन नहीं है, ना कि सीए में का। सीए में की भी सीए में जो है उनका भी नाम अकाउंटेंट के डेफिनेशन में मेंशन नहीं है। आजकल कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो छोड़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सीएस बैन फ्रॉम द नेम ऑफ अकाउंटेंट। अबे बैन क्या होता है? बैन का मतलब भी तेरे को पता है? बैन का मतलब क्या होता है? कि तुम आ नहीं सकते इस कैटेगरी में। लेकिन जो रिसेंटली अपडेट आईसीएसआई से ये आया कि जैसे ही आईसीएसआई ने अप्रोच किया, ठीक है, टू दी regular authority, to the appropriate authority who is in charge of fixing the law, तो उन लोगों ने कहा कि भैया तुम्हारे पास है 60 से 70 हज़ार लोग, ठीक है, सीएस है, ये है सीएस मार्केट में, तुम अकाउंटेंट के डेफिनेशन पे लेके तुम्हारा नाम अकाउंटेंट के डेफिनेशन में हम लोग घुसा देंगे, ठीक है, लेकिन क्या तुम वो काम कर पाओगे? इतने मेंबर्स, मतलब इतना मेंबर है तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट का, इतना मेंबर्स जो है क्या काफ़ी है ये अकाउंटेंट के काम को मैनेज करने के लिए? हाँ जी, नहीं, इट इज़ नॉट इनफ। तो हायर अथॉरिटीज़ ने कहा कि भैया तुम अपने मेंबर्स का जो है उसका ध्यान दो, मेंबर्स को इंक्रीज करो। इसलिए आजकल तुम देखोगे कि पास परसेंटेज भी बढ़ चुका है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा ना, 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा ना, डेफिनेशन के अंदर जो है 1000% अकाउंटेंट के डेफिनेशन में सीएस का नाम आ जाएगा। फिर तुम भी कर पाओगे अकाउंटेंट के सारे काम, ऑडिट वगैरह। समझ में आ रहा है? इनकम टैक्स, जीएसटी सब कर पाओगे। जीएसटी वगैरह तो अभी सीएस ही करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एक जो ऑथोरिटेटिव पावर है वो सीए को दे रखा है। तो सीए का जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आईसीएआई, अब उनकी जो प्रेसिडेंट है ना, उनके जो प्रेसिडेंट है, हायर अथॉरिटीज़ है, उनको तो अपना काम बचाना होगा ना, कि अगर कोई दूसरा इंसान उनका काम छीन ले रहा है, जैसे कि सीएस छीन रहा है, सीएमए छीन रहा है,
तो वो लोग वहाँ पे राइवलरी जो है वो दिखाते हैं, वो लोग ऊपर नीचे के बातें जो है फैलाते हैं, बताते हैं, समझ में आ रहा है, वो थोड़ा राइवलरी वहाँ पे दिखता है। और एज ए स्टूडेंट जो है तुमको भी राइवलरी दिखता होगा, लेकिन जैसे तुम पास कर लेते हो ना, फिर तुम जाते हो काम करने के लिए, तब तुमको पता चलता है कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीएस का वैल्यू क्या होता है। सीए को भी पता होता है कि भैया इस बंदे का वैल्यू क्या है, इस बंदे के साथ कैसे हमको वार्तालाप करना है। अंडरस्टूड? दिस इज द फर्स्ट पर्सन हु गाइड्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट एनीथिंग गोइंग ऑन इन द कंपनी। ठीक है, कोई सजेशन चाहिए तो भैया हमारा सीएस जो है वो एंटर करता है। सीएस जैसे तुमने सुना होगा कि जब तक बोर्ड मीटिंग में सीएस एंटर नहीं करता तब तक बोर्ड मीटिंग का एक पत्ता नहीं हिलता। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो तुम्हारा पूरा कंप्लायंस का, लीगल डिपार्टमेंट का जो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या करना सही है क्या करना गलत है, ये कौन एडवाइस करेगा? सीएस एडवाइस करेगा अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। क्या है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है बात। तो तुम लोग टेंशन ना लो। तुम लोग सोचे होगे कि सर हम लोग किस कोर्स में आ चुके हैं, इस कोर्स में तो सर इज्जत ही नहीं है। भैया बहुत इज्जत है, इतना बड़ा इज्जत दे दिया तुमको, और क्या चाहिए तुमको? तुम बताओ ना, एक कंपनी का जो सीईओ उस लेवल का तुमको इज्जत मिल रहा है, क्या ये सेम लेवल का इज्जत जो है सीए को मिल रहा है, सीएमए को मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा है, तुमको मिल रहा है। और क्या करे पार्लियामेंट, बताओ तुम्हारे लिए? तुम अपने मेंबर्स पे फोकस करो ना, मेंबर्स को इंक्रीज करो, उसको क्वालिफाइड बनाओ, उसको ज़्यादा स्किल उसमें एंटर करो, रिफॉर्म्स लाओ अपने एजुकेशन सिस्टम पे धीरे धीरे। अभी तो हाल फिलहाल तुम बने हो एज अ आईसीएसआई इंस्टीट्यूट, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। सीए जो है ना वो इंडिपेंडेंस के दौरान बना था, समझ में आ रहा है? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे बना था चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट, और तुम बने हो हाल फिलहाल में। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। जैसे जैसे अब तुम सोचो एक चीज़, क्या किसी भी ऐसा कोई कंडीशन, ऐसा कोई सिचुएशन होगा जहाँ पे कंपनीज जो है वो धीरे धीरे डिमिनिश होता जाएगा इस कंट्री में? नहीं। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे चलता जाएगा चीज़ें, वैसे वैसे कंपनीज जो है वो इंडिया में एंटर करेगा, वैसे वैसे रेगुलेशंस बढ़ेंगे, वैसे वैसे कंपनीज को और ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन जो है वो फॉलो करना होगा, वैसे वैसे सीएस का डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आज के डेट पे तुमको पता होगा सीएस जो है 10 करोड़ के ऊपर वाले कंपनी जो है उनके ऊपर लागू होता है होल टाइम सीएस। तो जैसे धीरे धीरे कंपनीज इंक्रीज होंगे ना, यू आर एक्चुअली इन द परफेक्ट करियर। मैं तुमको बता दूँ, गोल्डन पीरियड में हो तुम इस करियर के। अंडरस्टूड? इफ यू कैन क्रैक योर सीएस एग्जामिनेशन, अगले 10-20 साल में ना तुम कहाँ से कहाँ चले जाओगे तुमको पता नहीं चलेगा। मज़ा आएगा सच्ची में। इंटरनेशनल काम करोगे, नेशनल काम करोगे, दुनिया घूमोगे, लोगों से मिलोगे, ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बैठ के काम करोगे, बहुत मज़ा आने वाला है। क्या है, समझ में आ रहा दोस्तों? गॉट इट? और एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, जैसे ही आज बात हो रहा है तो मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर सीएस में ना हमको सैलरी ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, सैलरी ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं तुमको बताता हूँ, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तुमको बताता हूँ, मेरा आज के डेट पे एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका स्टार्टिंग सैलरी 50K से कम हुआ हो। स्टार्टिंग सैलरी, पहली बार जॉब करने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम किसी भी फर्म में जा रहे हो, कंपनी छोड़ो, कंपनी तो इससे ज़्यादा देते हैं, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो 50,000 से कम कमाता हो इन हिज फर्स्ट सैलरी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ये है तुम्हारा रियलिटी चेक, और कुछ नहीं। तुम आसपास के बातों को ना सुन के यू वर्क ऑन योर टैलेंट। और मैं तुमको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताऊंगा कि जैसे ही तुम्हारा सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाए, एक बढ़िया बढ़िया सा फर्म में काम ढूंढो, और ज़्यादा से ज़्यादा काम तुम ना करने की कोशिश करो, अपने स्किल्स को जो है वो इंक्रीज करो। और प्रैक्टिकली पढ़ाई में या प्रैक्टिकली करने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तुम अपने इंटर्नशिप पीरियड को बहुत अच्छा किया, आईसीएसआई ने कि 21 मंथ्स का इंटर्नशिप पीरियड रखा था, पहले 1 साल का था, अभी 21 मंथ्स कर दिया है। ये टाइम पीरियड तुम इतना अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि यही पीरियड होगा तुम्हारा, यही लास्ट फाइनल स्टेज होगा तुम्हारे स्ट्रगल का। तुम ये 12 से 15 हज़ार रुपये का तुमको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, लोअर सिटीज़ में, मतलब पकड़ ले मतलब कैलकाटा वगैरह में तुमको मिल जाएगा, पुणे वगैरह में ज़्यादा मिलता है, मुंबई दिल्ली में ज़्यादा मिलता है, 20-25 मिल जाता है एवरेज स्टूडेंट को। ठीक है,
लेकिन ये तुम्हारा मिनिमम होता है 50, और बहुत ही ज़्यादा छोटा शहर है तुम्हारा तो वहाँ पे 10,000 से नीचे मिलता है। ये तुम्हारा स्टाइपेंड रहता है फॉर 21 मंथ्स, एंड यही लास्ट फाइनल स्टेज है तुम्हारे स्ट्रगल का, जिंदगी की स्ट्रगल का। 21 मंथ्स यू हैव टू स्ट्रगल आफ्टर क्लियरिंग योर CS एग्जीक्यूटिव। 21 मंथ्स में तुम्हारा प्रोफेशनल तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम कहीं पर भी तुम चाहो तुम जॉब कर सकते हो, एंड पीपल आर लुकिंग फॉर स्किल्ड पीपल, स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ठीक है, 21 मंथ्स इतना जान लगा दो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए कोई भी काम। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो तुम देखोगे भैया तुम्हारे इंटरव्यू में तुम अपना कोट तुम खुद दे पाओगे। इंटरव्यूअर अगर कह रहा है कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तुम आराम से कह पाओगे कि सर 1 लाख पर मंथ, आराम से कह पाओगे अगर तुमने उस लेवल का अपने अंदर घुसा लिया है पूरा एक्सपर्टीज। और ये कब घुसाना होता है, 21 मंथ का। ठीक है, और यहाँ पे मैं फर्म इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। किसी भी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो दिक्कत ये होता है कि तुमको ज़्यादा काम करने को मिलता नहीं है। अंडरस्टूड? और अगर कंपनी में ज्वाइन भी कर रहे हो ना तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा काम करो तुम। अगर वो लोग काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा काम तुमको मिले, तुमको सांस लेने का टाइम ना मिले, इस प्रकार का तुमको काम करना है। और ये तुम काम कंपनी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए कर रहे हो। अंडरस्टूड? सो दिस इज द सजेशन फॉर मी फॉर योर इंटर्नशिप प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। CS का वैल्यू समझ में आ चुका है सर, आगे बढ़ो, बहुत मजा आ गया। अच्छा, अब देखो, कंपनी सेक्रेटरी CS 5 जन तुमको याद करना है, उंगली में काउंट कर लो। CEO है, CS है, होल टाइम डायरेक्टर, CFO है, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगे कि उसको KMP के रूप में बैठना चाहिए, वो इंसान हो सकता है। और लास्ट 6 नंबर पे वो है कि एनी अदर ऑफिसर एस में भी प्रिस्क्राइब। ये प्रिस्क्रिप्शन हुआ नहीं है अभी तक, हो गया तो लिख देंगे। तो तुमको 5 ही याद करने हैं, ये 5। ठीक है, चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बवाल। अच्छा, अब हम लोग सीधा आएंगे की मैनेजरल पर्सनल कौन होते हैं। जब मैं बात करूंगा की मैनेजरल पर्सनल, याद करना मैं CS के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं CEO के बारे में, फिर होल टाइम डायरेक्टर के बारे में, फिर CFO के बारे में, CFO के बारे में, एंड ऑल्सो CS के बारे में, सबको मिला के। तो KMP का मतलब सिर्फ CS नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के टाइम पे ये गलती जो है दिमाग में रख देते हैं, तो मैंने तुमको इशारा दे दिया कि दिमाग में ये बिठाना है कि तुमको CEO, होल टाइम डायरेक्टर, CFO सबके बारे में पढ़ रहे हो तुम अंडर KMP। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, व्हाट आर की मैनेजरल पर्सनल KMP। KMP refers to the whole-time employee of a company who hold the most important role and functionalities. ठीक है, role. They are the first point of contact for stakeholders responsible for strategy formulation and implementation. They are the decision makers ensuring the company's smooth functioning. तो पहला ये है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द स्टेक होल्डर्स मतलब कंपनी के जो मालिक है वो किन से कांटेक्ट करते हैं, सीधा डायरेक्टली अपने CEO से कांटेक्ट करते हैं, CS से कांटेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा, कंपनी के जो मालिक होते हैं, मेजर मालिक जो होते हैं, ठीक है, जैसे रिलायंस का तुम्हारा मुकेश अंबानी, वो मेजॉरिटी शेयर स्टेक होल्ड वही कर रहे हैं, राइट, और वो भी एज ए डायरेक्टर बैठे हैं कंपनी में। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो किन से बात करते हैं, वो सीधा इन्हीं से बात करते हैं। वो लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट से बात नहीं करते, वो एकदम टॉप पे जो बैठे हैं KMP वगैरह, की मैनेजरल पर्सनल, उनसे बात करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, एंड देन दे डू व्हाट दे हैव टू डू। अंडरस्टूड? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की किस प्रकार से क्या करने से क्या अच्छा होगा, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम वही करते हैं। लास्ट में डिसीजन मेकिंग करते हैं वो लोग, सो दैट कंपनी स्मूथली फंक्शन कर पाए। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड defines KMP as those with authority and responsibility for planning, directing and controlling the enterprise activities. तो as per accounting standard से भी एक डेफिनेशन निकल के आता है जो कहता है कि वही सेम चीज़ है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटरप्राइज एक्टिविटीज़। ठीक है, अच्छा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब कौन सा लॉ जो है गवर्न करता है KMP को, और कौन सा लॉ KMP को अपने इशारे पे नचाता है।
नंबर 1 है द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर हद में रह के केएमपी को काम करना होता है। फिर द कंपनीज अमेंडमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजरल पर्सनल रूल्स 2014, ये एक अमेंडमेंट आया था, ठीक है, कुछ रूल्स आए थे जो केएमपी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है अपना शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या लिखा है शेड्यूल 5 में? प्रोविजंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। क्योंकि ये होल टाइम डायरेक्टर वगैरह जो है ये केएमपी के डेफिनेशन में आ जाते हैं ना। अच्छा, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो है द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 फॉर लिस्टेड कंपनीज। ये जो है सेबी के अंदर भी ये कंट्रोल होता है। तो ये सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग के किसी हिस्से में तुम याद कर सकते हो, वरना भूलना चाहो तो भूल भी सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्पेसिफिक केएमपी पोजीशन एंड डेफिनेशन। पहला है सीईओ कंपनी में, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि सीईओ कौन है, एक कंपनी में सीईओ कौन है, वो क्या करता है, ये तुमको रीड करना है घर में बैठ के, ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, ये सारे। अच्छा, इनको तुमको पढ़ना है घर पे कि ये कौन है, अंडरस्टूड। मैनेजर कौन है, होल टाइम डायरेक्टर कौन है, मैं सिंगल लाइन में तुमको समझा देता हूँ, ठीक है, एक एक लाइन में तुमको समझा देता हूँ। देखो, एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी डेजिग्नेटेड बाय सच कंपनी, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बोरोड फ्रॉम यूएस। क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूएस से ये कॉन्सेप्ट आया, ये सब इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री मत पढ़ो कंपनी लॉ में। काम क्या है? सिर्फ यही है, top level executive responsible for developing and implementing strategies, major corporate decisions and managing overall operations and resources, सिंपल चीज। CFO कौन होता है? देखो, मैनेज डे टू डे फाइनेंशियल अफेयर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, वैसे जो ये तुम्हारा सीईओ होता है ना, इफ अ सीईओ इज ऑल्सो डायरेक्टर दे मस्ट साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही साइन करेंगे अगर सीईओ डायरेक्टर, मतलब मुकेश अंबानी खुद अगर कंपनी के सीईओ है तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही साइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो सीएफओ, जैसे मैंने कहा ना कि सीएफओ का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बैठते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट फॉर दिस अपॉइंटमेंट, याद रखना। यहाँ पे कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे एरा गैरा नत्थु गैरा भी बैठ सकता है, लेकिन जिसके अंदर वो कैपेसिटी हो कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड कर पाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर पाए, फाइनेंशियली लिटरेट होना, ये टर्म तुमने सुना होगा, फाइनेंशियली लिटरेट होना, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब ये होता है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह पढ़ना आता है। कौन अपॉइंट करता है? कैन बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, मस्ट साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ड्यूटीज ऑफ सीएफओ क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कैश फ्लो, प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोटेक्टिंग कंपनी एसेट, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद फाइनेंशियल regulations, operating an efficient finance organization, formulating financial strategies and influencing future decisions, driving timely execution of changes in finance functioning, discharging other duties specified under the Companies Act 2013। तो तुम इसको रीड करना, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, तुमको सिर्फ इतना याद करना होगा कि भैया फिनेंशियल प्लानिंग यही करता है कंपनी में। फिर आते हैं हम लोग सी एस। A company secretary is defined in clause C of subsection 1, section 2 of the Companies Secretaries Act 1980, appointed by company to perform functions under the Companies Act 2013, basically a member of ICSI, obviously. Primary role ये है managing statutory books, register and records, advising the board on legal and financial risk, ensuring compliance with statutory regulations, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेस, इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल लॉ। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, इनमें से तो तुमको इतना पता होगा कि स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, कंपनी का कॉर्पोरेट लॉ,
इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल लॉ वगैरह जैसे लेबर लॉ वगैरह, ये सब जो है सीएस देखता है कंपनी में कि सब कुछ अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अब टैक्सेस से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट था कि भैया सीएस जो है वो टैक्स से रिलेटेड कुछ काम करता नहीं है। ऐसा नहीं है, सीएस टैक्सेस के रिलेटेड भी सजेशंस एडवाइस देता है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब सोचो यार, जो सीए है वो कितना चिढ़ता होगा सीएस से। क्यों चिढ़ता होगा सर? कि भैया सीए को डेडिकेटेड बताया गया है कि भैया तुम जो है टैक्स का काम तुम ही देखोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीएस को भी ऑथोरिटी दे रखा है कि वो भी देख सकता है। अब रियलिटी में ये है, रियलिटी तुमको ये पता होना होगा कि सीए का जो इंटरमीडिएट एंड फाइनल है, सीएस का जो एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल है, एग्जीक्यूटिव में अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टॉप सीए के टैक्स लॉ के टीचर्स का जो मतलब ओवरव्यू है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके हिसाब से एग्जीक्यूटिव जो है उसमें टैक्स लॉ ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इंटर लेवल ऑफ सीए। फाइनल में सीए का टैक्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू द टैक्स ऑफ सीएस इन फाइनल, ठीक है। तो अल्टीमेटली फाइनल में वो सब्जेक्ट्स रखा जाता है जो कोर सब्जेक्ट बनता है किसी भी बताओ प्रोफेशन का। जैसे सीए का कोर सब्जेक्ट रखा है टैक्स लॉ, तो ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। सीएस का जो है ना ऑप्शनल है फाइनल में टैक्स लॉ। अब सीए ऑब्वियसली फाइनल में जाके सीए ज़्यादा पढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू सीएस इन टर्म्स ऑफ टैक्स लॉ। कितना चिढ़ते होंगे ये सोच के कि यार हम लोगों ने घिस घिस के इतना पढ़ाई किया टैक्स लॉ इन द फाइनल, और घूम फिर के सीएस को भी टैक्स एडवाइस देने का पूरा ऑथोरिटी दे रखा है। अंडरस्टूड? ये समझ में आ रहा है? तो तुमको जो ये राइवलरी दिखता है ना, ये राइवलरी इसलिए है कि सीएस को बहुत अच्छा पोजीशन दे रखा है, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज दे रखा है जो सीए इतना घिस पिट के करने के बाद फिर जाके उनको मिलता है, लेकिन सीएस को ओवरऑल सब कुछ मिला है। अंडरस्टूड? अगर तुम देखो अच्छे से बहुत कुछ मिला है। अंडरस्टूड? अब ये कहना कि अकाउंटेंट के डेफिनेशन में इंक्लूड करना, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। ये है उसका प्राइमरी रोल। अब जैसे कि मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी बुक्स, रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड, तुम सोचे होंगे यार ये तो असिस्टेंट के तरह काम कर रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, रजिस्टर मेंटेन करके रखना, स्टैट्यूटरी बुक्स मेंटेन करके रखना। किसी भी कंपनी में ना उनका जो बुक्स है, रिकॉर्ड्स है, ये उनका लाइफलाइन है। अंडरस्टूड? उनका लाइफलाइन है। इनमें अगर कोई किसी प्रकार का छेड़खानी हो गया तो कंपनी बंद होने का भी नौबत आ सकता है। कंपनी बंद होने का भी नौबत आ सकता है। इनके इस रिकॉर्ड में अगर कोई छेड़खानी हो गया और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ गया तो कंपनी बंद होने का नौबत आ सकता है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे जो स्कूल में क्लास में जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो रजिस्टर के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है। कोई भी बोर्ड मीटिंग होता होगा, बोर्ड मीटिंग में किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से वोटिंग होता होगा और ये वोटिंग जो है ऑन रिकॉर्ड रखता है। अब यही वोटिंग के बाद, बोर्ड मीटिंग के बाद पॉसिबल है किसी भी प्रकार के रेजोल्यूशन को पास करना इन द जनरल मीटिंग, ठीक है। अगर पकड़ लो तुम्हारे ये बोर्ड मीटिंग के रिकॉर्ड में कुछ ऊंच नीच हो गया, पकड़ लो जो चीज़ पास नहीं हुआ उसको बाद में ऑल्टर करके पास करवा दिया गया, जो चीज़ वोटिंग के माध्यम से नहीं पास हुआ वो बाद में इलीगली ऑल्टर करके पास करवा दिया गया, तो यहाँ पे पास हुआ तभी जाके ये स्पेशल मीटिंग में, मतलब जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। अगर बोर्ड में ही उसने वो चीज़ पास नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ेगा कैसे? तो पकड़ लो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, पकड़ लो वो रजिस्टर जहाँ पे अगर एक मैं चेंज कर दूँ, कुछ भी चेंजेस कर दूँ, तो ये जनरल मीटिंग का होना ना होना ये मेरे हाथ में है। अगर मैं उसको ट्रू या फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर दूँ, ट्रू को फॉल्स कर दूँ, वोट जो एसेंट में आए हैं उसको कम कर दूं एंड जो डिसेंट में आए हो उसको इंक्रीज कर दूं, तब तो तुम्हारा जनरल मीटिंग होने से रहा। जनरल मीटिंग कैसे कर पाओगे? तुम नहीं कर पाओगे। तो कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम समझ पा रहे हो? मजाक नहीं है दोस्तों। जब तुम बैठोगे ना एज अ सीएस काम करने जाओगे तब तुमको पता चलेगा भैया किस लेवल का तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंडरस्टूड?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेंटेन योर स्टैट्यूटरी बुक्स, रजिस्टर्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, जैसे मीटिंग में होता है मिनट बुक, उसको रिकॉर्ड करके रखना होता है। तो अंडरस्टूड, गॉट इट। अच्छा, तो इसलिए ये सीएस को क्यों रखा जाता है, क्योंकि एवरीबडी ट्रस्ट द सीएस, क्योंकि वो कंपनी में लॉ का देवता एक ही है। लॉ, उसका मेजर काम क्या है, लीगल एंड फाइनेंशियल रिस्क को कम करना, है ना। कोई ऊंच नीच हो रहा है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, तो वो लीगल प्रॉब्लम हो जाएगा, लीगल प्रॉब्लम फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा, लीगल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लॉ का करता धरता किसी भी कंपनी में सीएस होता है, इसलिए उसको ट्रस्ट करके, जैसे हम लोग अपने पिताजी मम्मी को ट्रस्ट करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं उनके पास रख देते हैं हम लोग, सो दैट वो लोग संभाल के रख पाए जब हम लोग छोटे होते बचपन में, राइट। तो कंपनी में वो हायर सिटीजन वाला जो रिस्पेक्ट है ना, वो जितना भी तुम्हारा कम एज हो जाए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट तुमको मिलेगा सीएस को। वो सब कुछ मैनेज करके रखता है, सब कुछ देख के रखता है। अंडरस्टूड, गॉट इट। Now, key point, acts as a bridge for information and communication between the board, management, and stakeholders. Require high integrity and independence. Understood? ये word use, ये line मजाक नहीं है, बहुत important है. It requires high integrity and independence. Independence मतलब मोह माया से दूर, किसी भी डायरेक्टर से ज़्यादा अच्छा क्लोज रिलेशन, है ना, नहीं बनाना, so that, समझ में आ रहा है, तुम अपने डिसीजंस को बायस होके तुम उनको एडवाइस दो। तो इस प्रकार से बचना है, किसी भी डायरेक्टर से ज़्यादा बिजनेस रिलेशन जो है ना, कंपनी में जितना होना चाहिए कॉर्पोरेट रिलेशन उतना होना चाहिए। यू कांट बी तुमको इंडिपेंडेंट होना होगा, तुमको मॉनेटरी बेनिफिट अगर तुमको डायरेक्टर से मिल रहा है तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, और तुम्हारे अंदर जो है ना इंटीग्रिटी होना होगा, समझ में आ रहा है, लॉयल होना होगा तुमको, और तुमको भरोसे लायक इंसान होना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास सारे कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, तो तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी गलत होने से बचाना है, ये है मेजर चीज। ठीक है, फिर आता है मैनेजर, इसको घर में रीड करना कि कंपनी में मैनेजर कौन होता है दोस्तों। दूसरा होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजर का डेफिनेशन देखो, एन इंडिविजुअल हु अंडर द superintendence, control and direction of the board manages the whole or substantially the whole of the company's affair, वो होता है मैनेजर। ठीक है, includes a director or any other person occupying the position of a manager whether under a contract of service or not। तो सिंपल चीज है, कोई भी डायरेक्टर भी बन सकता है एज ए मैनेजर, जो कंपनी पूरे कंपनी को मैनेज करता हो। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग डायरेक्टर। A director entrusted with substantial power of management. मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर में डिफरेंस है। मैनेजर या तो डायरेक्टर बन सकता है या फिर ना भी बने, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बाहर से कोई इंडिपेंडेंट बंदा भी तुम बिठा सकते हो। लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो एक डायरेक्टर ही होता है, जो जिसके पास अलग से पावर होता है मैनेजमेंट करने का ऑफ द कंपनी अफेयर्स बाय वर्च्यू ऑफ द कंपनीज आर्टिकल्स और अग्रीमेंट or resolution passed in general meeting or by its board, includes director occupying the position of managing director. Is that clear? Clean and clear. Okay. नेक्स्ट आता है होल टाइम डायरेक्टर। इसको देखो अच्छे से, देखो ये जो डायरेक्टर्स है ना, ये तुम डायरेक्टर्स के चैप्टर में और अच्छे पढ़ने वाले हो, डायरेक्टर्स के चैप्टर में, इसलिए यहाँ पर भी देख लो होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 to section 2 subsection 94 definition, a director who is the whole time employment of the company, इसको कहा जाता है होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजर पर्सनल, की एक केएमपी को कैसे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और करना है मैंडेटरी किन के लिए है। सबसे पहला मैंडेटरी देख लो, एवरी लिस्टेड कंपनी, जितने भी लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में तुमको जितने भी लिस्टेड कंपनी दिखता होगा वो सारे जो है इस डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और उनको केएमपी अपॉइंट करना ही है। एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, उसको तो भैया केएमपी रखना ही है। फिर सीएस के लिए डेडिकेटेड प्रोविजन यहाँ पे डाल रखा है, एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर स्पेशली फॉर कंपनी सेक्रेटरी एज पर रूल 8। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी भी अगर है, पब्लिक कंपनी में तो सीएस चाहिए ही, और प्राइवेट कंपनी भी अगर है तो 10 करोड़ से नीचे वाले कंपनी जो छोटे मोटे, उनके लिए छूट है कि तुमको होल टाइम केएमपी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है सीएस।
प्राइवेट कंपनी में सीएस चाहिए। एक देखो सीएस दो प्रकार से काम करता है, एक होल टाइम तुम्हारे वहां पे काम करेगा, या फिर वो इन प्रैक्टिस काम करेगा, जो कि सीएस इन प्रैक्टिस, जो सीएस प्रैक्टिस करते हैं ना वो भी प्राइवेट कंपनी को एडवाइस करते हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी को उनको अपॉइंट करके रखना नहीं होता, क्योंकि बहुत खर्चा होता है सीएस को अपॉइंट करके रखना, तो छोटे मोटे कंपनीज वो बियर नहीं कर पाते। ठीक है, सीएस को अपॉइंट करके रखना वो बियर नहीं कर पाते। तो क्या कहा गया, बोला कि वो कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, उन कंपनीज को तुमको होल टाइम सीएस रखना ही होगा। होल टाइम सीएस मतलब कंपनी को पूरा टाइम के लिए अपॉइंट करना ही होगा, तुम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से काम नहीं करवा सकते। ठीक है, अच्छा, सच कंपनी शेल हैव द फॉलोइंग केएमपी: कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ और मैनेजर। याद रखना ये ऑल्टरनेटिवली होता है, या तो तुम कंपनी में मैनेजर रखोगे, या तो सीईओ रखोगे, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर रखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर ये तीनों नहीं है, अगले ना सीईओ है, ना मैनेजर है, ना मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उनके एब्सेंस में तुम रखोगे होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर। तो तीन जन जो पूरा इस पूरी लिस्ट में दो जन हैं जो कंपलसरी है, एक है सीएस, दूसरा है कंपनी का सीएफओ। बाकी तुम या तो मैनेजिंग डायरेक्टर रखो, या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखो, या तो मैनेजर रखो, या फिर ये कोई नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर को रख लो। ऑल्टरनेटिव तुम्हारे पास ऑप्शंस है, तुम इनमें से कुछ भी रख सकते हो। सीईओ उन कंपनीज के लिए होते हैं जो ज़्यादा बड़ा होता है कंपनीज, छोटे मोटे कंपनीज के लिए मैनेजर चल जाता है। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर किसी डायरेक्टर को एज अ मैनेजिंग पावर चाहिए होता है तो वो ले लेता है, एंड बाय बिकमिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं एमडी। अंडरस्टूड? इनमें से कोई एक होगा कंपनी में, सबका कोई रोल नहीं, मैनेजर सीईओ एमडी सब बैठे, ऐसा नहीं होता। चलो, एबीसी लिमिटेड लिस्टेड पेड अप शेयर कैपिटल 12 करोड़। अगर 12 करोड़ है तो मस्ट हैव या तो एमडी, या तो सीईओ, या तो मैनेजर, या तो डब्ल्यूटीडी एंड सीएस एंड सीएफओ। ये ऑप्शनल नहीं है, सीएस एंड सीएफओ ऑप्शनल नहीं है, इनको तो रखना ही होगा बाय हुक और क्रुक। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन: चेयरमैन एंड एमडी सीईओ एट द सेम टाइम। देखो यहां पे रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, an individual cannot be appointed or reappointed as both the chairperson and the managing director or CEO of the company at the same time unless the company article provide otherwise. The company carries only a single business or the company is engaged in multiple businesses and have appointed one or more CEOs for each such businesses is notified by the central government. इसको समझना है अच्छे से। कहा जा रहा है कि an individual, कोई एक इंसान अपॉइंट नहीं हो सकता है फॉर चेयरपर्सन, भी उसको बनना है। चेयरपर्सन कौन होता है? बोर्ड का चेयरपर्सन। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वहां पे एक चेयरपर्सन रहता है। ठीक है, वो चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर भी है ऐसा नहीं हो सकता, या फिर वो चेयरपर्सन सीईओ भी है ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम। सीईओ अलग होगा, चेयरपर्सन किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करो एज अ चेयरपर्सन, सीईओ अलग होगा। ठीक है, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर अलग होगा। अगर सीईओ नहीं है मैनेजिंग डायरेक्टर तो मैनेजिंग डायरेक्टर अलग होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में, ये तीन सिचुएशन ऐसे हैं जहां पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर जो सीईओ है वो चेयरपर्सन भी बन सकता है। पहला है, तुम्हारे आर्टिकल्स में लिखा है ऐसा, तुम अपने जो आर्टिकल क्या होता है कंपनी का, अपना पूरा कंपनी का संविधान होता है वो आर्टिकल, जैसे कंपनी चलता है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वैसे ही कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन उसका आर्टिकल होता है। अब वो जो आर्टिकल है वहाँ पर अगर उन्होंने लिखा है कि हाँ हमारे कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीईओ जो है वो एज अ चेयरपर्सन भी बैठ सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रोवाइड अदरवाइज। प्रोवाइड अदरवाइज मतलब आर्टिकल में लिखा है कि हाँ वो लोग बन सकते हैं। कंपनी कैरीज ओनली ए सिंगल बिजनेस। कंपनी सिर्फ एक ही बिजनेस करता है, ज़्यादा झमेला में नहीं है। और अगर मल्टीपल बिजनेसेस भी करता हो ना, एंड हैज अपॉइंटेड वन और मोर सीईओ फॉर ईच सच बिजनेसेस इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अगर आप देखो, अगर आप सीईओ हो और आप चेयरपर्सन बनना चाहते हो, या फिर आप एमडी हो आप चेयरपर्सन बनना चाहते हो, तो आपके आर्टिकल्स में अगर लिखा है तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर
सिंगल बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आर्टिकल्स में लिखा नहीं है लेकिन तुम सिंगल बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है, हो जाएगा। या फिर सिंगल बिजनेस नहीं कर रहे हो लेकिन आर्टिकल्स में लिखा है तो भी चल जाएगा। पकड़ लो, ना तो आर्टिकल्स में लिखा है ना तो सिंगल बिजनेस कर रहे हो, मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हो। तो अगर आपने मल्टीपल बिजनेसेस के लिए मल्टीपल सीईओ अपॉइंट कर रखा है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सीईओ, तो चलेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। तो इन सिचुएशन में कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है वो चेयरपर्सन भी बन सकता है। तो क्या ये तुमको समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई दिक्कत, कुछ भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, बहुत ही ज़्यादा बवाल। ठीक है। एमसी का नोटिफिकेशन क्या बताया देखो, एक्सेप्शन अंडर सेकंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203 सबसेक्शन 1, द रिस्ट्रिक्शन ऑन चेयरमैन कम एमडी सीईओ डज नॉट अप्लाई टू पब्लिक कंपनीज मीटिंग बोथ क्राइटेरिया। मतलब देखो, द रिस्ट्रिक्शन ऑन चेयरमैन, चेयरमैन का क्या रिस्ट्रिक्शन है कि वो एमडी सीईओ बन नहीं सकते। कोई चेयरमैन जो है वो एमडी या सीईओ एक साथ बन नहीं सकता, या तो सीईओ या तो एमडी एंड चेयरमैन एक साथ नहीं बन सकते तुम। ये रिस्ट्रिक्शन जो है इन कंपनीज के ऊपर नहीं है, डज नॉट अप्लाई टू पब्लिक कंपनीज मीटिंग द बोथ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? ये पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, तो बहुत बड़ी कंपनी हो तुम, तो तुम्हारा एमडी जो है वो भी चेयरपर्सन बन सकता है, तुम्हारा सीईओ जो है वो भी चेयरपर्सन बन सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? पहले हम लोग कहते थे चेयरमैन 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 चेयरमैन, लेकिन अब आ गया है चेयरपर्सन, क्योंकि वहाँ पे विमेन भी इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए बन चुका है चेयरपर्सन नॉट चेयरमैन। ये हम लोग ने वर्ड को चेंज कर दिया, कितना सुधार हुआ है देखो, है ना। अच्छा, ये दो कंडीशन मीट कर रहा है कोई भी पब्लिक कंपनी तो उसको किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। केएमपी एक्चुअली अपॉइंट होता कैसे है, सीएस वगैरह कैसे अपॉइंट होता है। ठीक है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। जितना मैंने करवाया ना उतना कर लो घर में बैठ के आराम से।